हेलो बच्चों, मैं आशीष गुल्ले, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसी के बेसिस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कोलिगेशन थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, देखो हमने केमिकल काइनेटिक्स को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो वहां पे हमने एक मेजर फैक्टर देखा। सबसे पहले हमने कहा कि भाई हम जो किसी के बारे में ऑर्डर बताएंगे या किसी रेट ऑफ रिएक्शन को जज करेंगे तो वो कंसंट्रेशन के ब्याह पे, टेम्परेचर के ब्याह पे, मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के, कि टेम्परेचर क्या था उस रिएक्शन का, वो रिएक्शंस किस ऑर्डर में फॉलो कर रही थी, कंसंट्रेशन क्या थी, डाइल्यूट सॉल्यूशन था या कंसंट्रेटेड था। काफी सारे फैक्टर्स को हमने देखा। ओपन सिस्टम में हो रहा था, क्लोज में था, रिएक्शन फास्ट थी, स्लो थी, किस ग्राफ को प्लॉट कर रही थी वो, किस ग्राफ को सपोर्ट कर रही थी वो। तो हमने वो चीजें देखी। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हमने टाइम का ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। तो उन सारी चीजों को जज करते हुए तो लास्ट उसके बाद हमने एक लेक्चर पढ़ा, उस लेक्चर में डिस्कस किया कि भाई कुछ ऐसे थ्योरीज भी हैं जिनको जो वैल्यूज हमारे पास या जो रिएक्शंस एक्सपेरिमेंटल नहीं कर सकते, जिस रिएक्शंस को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनको हम थ्योरेटिकल बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो भी रिएक्शंस होंगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेस पे होंगी। थ्योरेटिकल हम कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ रिएक्शन फास्ट थी, कुछ स्लो थी। फिर धीरे धीरे हम रिएक्शंस चैप्टर को करते गए तो हमें एक चीज समझ में आई, नहीं भाई कुछ रिएक्शन जो ब्लक में होती हैं और जो प्रैक्टिकली नहीं होती, थ्योरेटिकल होती हैं, तो वो रिएक्शंस भी केमिकल काइनेटिक्स में आती हैं। और तो उन रिएक्शंस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो कुछ हमारे ड्रॉबैक्स बन जाते हैं, कुछ हमारे वीक पॉइंट बन जाते हैं कि नहीं, यदि आप ऐसा करेंगे तो उसके अंदर आपको इन फैक्टर्स को भी देखना होगा या ये हमारे लिए क्या करेंगे, अपोज करेंगे, मतलब चीजों को रोकने वाले भी होंगे। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम आपसे, ठीक है। सबसे पहले आता है थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि द नंबर ऑफ कोलिगेशन इन टेक प्लेस पर सेकेंड, देखो भाई वो टेक प्लेस करेगा पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शंस इन नोन एज द कोलिगेशन फ्रीक्वेंसी एंड डिनोट बाय Z, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आई भाई। देखो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ जो आपके पास होंगे वो टेक प्लेस करेंगे पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम के ब्याह पे। जितना आपके पास पर वॉल्यूम होगा हम उसका मेजरमेंट करेंगे पर सेकंड के ब्याह पे, ठीक है। और ये कहता है कि ऑफ दिस रिएक्शंस का जो मिक्सचर होगा नोन एज द कोलिगेशन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का किस लिए रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ये क्या कह रही है आपको, ये फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे बता रही है कि भाई वो जिस टर्म पे आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस रिएक्शन को सेम पैटर्न पे कंटिन्यू होना चाहिए। उस रिएक्शन को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जब आपने रिएक्शंस को अजप्शन किया, जब रिएक्शन को आपने मतलब सोचा कि ऐसा थ्योरेटिकल रिएक्शन बेस पे आपने काम करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट स्टेप में तो उसका जो मोमेंट हो वो काफी फास्ट हो और कुछ समय बाद वो मोमेंट स्लो हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए या उसके अकॉर्डिंग मोमेंट होना बंद हो जाए, तो हमें उसको मेजर करने में प्रॉब्लम होगी, मतलब हम मेजर नहीं कर पाएंगे। हमें यदि उसको मेजर करना है तो वो सेम फ्रीक्वेंसी में उसकी रिपीटेशन होनी चाहिए कंटिन्यूअसली फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिगेशन कहेंगे, ठीक है। अभी कहते हैं टू इंपोर्टेंट, इसमें बैरियर कौन कौन होते हैं, तो दो बैरियर यहाँ पे इंपोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला एनर्जी और दूसरा आपके पास क्या आता है, ओरिएंटेशन। तो एनर्जी क्या कहती है कि द रिएक्शन स्पीसीज, जो रिएक्शन के जो स्पीसीज होते हैं कि जिनके बेस पे आप रिएक्शन को करते हो, मेक इफेक्टिव कोलिगेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा होता है। ऐसा होने का रीजन, the minimum amount of energy which are the colligate molecules and the passing through known as the threshold energy। ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है कि what is the threshold energy, इसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं। ये क्या कहेगा आप लोगों से, आप देखो भाई एनर्जी, अब एनर्जी इंटरनल भी काम करती है, एक्सटर्नल भी काम करती है। बॉन्डेड वाली एनर्जी अलग से काम करती है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन वाली अलग से काम करती है। साथ में इंथैल्पीज हमारी होती हैं वो भी अलग से काम करती हैं। तो मतलब काफी टाइप का वर्कआउट आपको एक ही साथ करना पड़ता है। उस वर्कआउट के साथ मतलब रिएक्शन कंप्लीट, जनरली जब हम कंप्लीट करना चाहते हैं, जब रिएक्शन को आप फॉरवर्ड की तरफ मूव कराते हो
तो आपको काफी अमाउंट में काफी तरीके की एनर्जी लगानी पड़ती है, काफी एनर्जी एक्सचेंज होती है, काफी टाइप का मोमेंट वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पे डिनोट करने पड़ेंगे कि सर हमारे पास रिएक्शंस इस तरीके की होगी तो सिस्टम ये चाहिए, कंडीशंस क्या होंगी, ग्राफ किस डायरेक्शन में प्लॉट करेगा। तो सारी चीजों में क्या होगा कि वहां पे आपकी एनर्जी काफी मैटर करेगी, जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है और जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो भी हो सकता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड बनेगा तो आपकी इसको डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ेगी। थर्मल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तीनों का हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो आयंस और चार्ज एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में ट्रेवल करेगा वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर बोलता है कि आपके पास कोलिगेशन मॉलिक्यूल्स का होगा, शुड बी आल्सो हैव द प्रॉपर ओरिएंट फॉर्म में होता है, सो दैट द ओल्ड बॉन्ड, यानी कि जो आपके ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो में ब्रेक हो जाएंगे। एंड जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर ओरिएंटेशन में क्या होगा कि भाई जो बॉन्ड पहले बने हुए थे वो बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उसके बाद नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए NO2 का बॉन्ड NO2 के साथ बनाएंगे, यानी कि इन दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन आप करोगे, सेम है दोनों, ठीक है, कंसंट्रेशन A एंड कंसंट्रेशन A, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। बट फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम देखते हैं तो कंसंट्रेशन A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी कि रिएक्टेंट में दोनों रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होगा कि इनमें रिएक्टेंट आपके पास क्या होंगे, बोथ आर द सेम बिहाफ ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास प्रोडक्ट बनना है N2O4। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पे बॉन्डिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी बॉन्डिंग आपको नाइट्रोजन बिटवीन ऑक्सीजन ही मिलेगी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी सेम होगा। बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्डिंग अलग अलग थी, अब ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बन चुके हैं। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि स्ट्रक्चर आपका एक डिफरेंट होगा, ठीक है। NO2 के कंपेयर में N2O4 का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि थ्योरीज क्या कहती है। अब थ्योरीज ये कहती है कि रिएक्शंस जो आपके पास हो रही हैं वो देयर इज मस्ट बी बिटवीन द रिएक्टिविटी स्पीसीज, यानी कि जो आपके पास रिएक्टेंट था वो स्लो है या फास्ट है, ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है या वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। जैसा उसका नेचर होगा प्रोडक्ट आपका वैसा ही काम करेगा, जैसा उसका कंसंट्रेशन होगा आपके रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन उस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जिस तरीके से आप टेम्परेचर लगाओगे रिएक्शन फास्ट या स्लो पे इफेक्ट पड़ेगा। यदि बॉन्ड आयनिक और कोवलेंट होगा तो आयनिक के अंदर रिएक्शन आपको पता है कि फास्ट होती है, कोवलेंट के अंदर स्लो हो जाती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, वो क्या करते हैं ओनली आयन एक्सचेंज करते हैं। तो ये कहता है कि वहां पे उसकी रिएक्टेंट स्पीसीज पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ेगा। फिर ये कहता है कि ओनली सर्टेन जो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कोलिगेशंस होंगे वो इफेक्टिव होंगे यहाँ पे फॉर इन द प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि हम NO2 और N2O4 में मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा देखने के अंदर कि एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और दूसरे की स्टेबिलिटी यहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगी। फिर ये कहता है कि ओनली सर्टेन आपके पास जो फ्रैक्शंस होगा, यानी कि जो बॉन्ड आपके डिसोसिएट होंगे, टूटेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो कोलिगेशन होगा वो काफी इफेक्टिव, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दोगे। इफेक्टिव का मतलब ये होगा कि यहाँ पे कि ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा बॉन्ड के अंदर, जितना बॉन्ड फॉर्मेशन आपका है बॉन्ड फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सेम रहने वाला है। बट यदि इसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो उसमें हल्का सा माइनर सा इफेक्ट आएगा। एंड स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पे उसका अट्रैक्शन है वो यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये बोलता है कि फॉर इफेक्टिव जो कोलिगेशन होगा आपके पास अंडर द कंडीशंस, जिन कंडीशन और जिन फैक्टर्स पे आप बात करेंगे वहां पे वेरी जो नियरली या तो जीरो होगा एंड या इक्वल टू होगा। भाई या तो हमें देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर कि कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, कि जो उसके अंदर कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है, या यदि चेंज हो भी गया, देखो जैसे मान लो मैंने रिएक्शन की यहाँ पे NO2 प्लस NO2 की तो N2O4 बन गया। यदि मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे चेंज या तो ना के बराबर दिखेगा कि N2 मतलब यहाँ पे जितने बॉन्ड बने थे नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे उतने मिलेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन थी यहाँ पे सेम मिलेगी, अट्रैक्शन यहाँ पे था वही अट्रैक्शन यहाँ मिलेगा। कुछ केसेस में क्या होगा कि अट्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारे फैक्टर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगे
जो आपकी रिएक्शंस की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को भी साथ साथ क्या करेंगे, शो आउट करेंगे। ठीक है, नोट करें, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं।